तो गाइस बायोमोलिक्यूल्स के पिछले क्लास में हमने सीखा था वो जानता मैं रानी परी, किंतु कीजिए मुझे क्षमा। उब गया था मैं इतना ज्यादा निकलना बैठ बैठ के कि बचा ही नहीं मेरे पास कोई रास्ता सोने के अलावा। अरे ये सब नहीं, ये तो पुरानी बातें हैं। हम लोगों ने पिछली क्लास में बायोमोलिक्यूल्स में कुछ बातें पढ़ी थी जिसमें ये कार्बोहाइड्रेट को क्लासिफाई किया गया था ढेर सारे टाइप्स में, ढेर सारे क्लासिफिकेशंस के बेसिस भी थे। रिड्यूसिंग कैरेक्टर के बेसिस पर, हाइड्रोलाइसिस प्रोडक्ट के बेसिस पर, फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पर, ऐसे ही हमने स्वीटनेस के बेसिस पर भी किया था। कई सारे प्रकार के हमने क्लासिफिकेशंस किए थे। तो आज की क्लास में हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं मोनोसेक्राइड्स के बारे में, और मोनोसेक्राइड्स में हम लोग पर्टिकुलरली आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं ग्लूकोज के बारे में। तो क्या करें गाइस, कभी कभी यहाँ पर इंटरटेनमेंट भी करना पड़ता है, तब जाकर के हमारे माइंड में रिफ्रेशमेंट हो पाता है, और माइंड रिफ्रेश तक नहीं रहेगा तो नई नई चीज इसमें जा ही नहीं सकती है। तो प्यारे बच्चों, आज क्लास में हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं मोनोसेक्राइड्स के बारे में। मोनोसेक्राइड्स के बारे में हम लोग यहाँ सीखेंगे बाबू मोनोसेक्राइड्स। मोनोसेक्राइड्स में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। और मोनोसेक्राइड्स में क्या पढ़ेंगे हम लोग, तो इस टॉपिक में वी विल स्टडी अबाउट ग्लूकोज, फ्रुक्टोज। ये दो तो मेन है, ग्लूकोज फ्रुक्टोज तो मेन है, गैलेक्टोज भी हो सकता है। इट इज यानी कि मोनोसेक्राइड्स में हम लोग यहाँ पर ग्लूकोज फ्रुक्टोज, मेनली तो ग्लूकोज फ्रुक्टोज, गैलेक्टोज राइबोज वगैरह के बारे में यहाँ पर सीखेंगे, ठीक है। जिसमें कि हम लोग आज शुरू करने वाले हैं ग्लूकोज के बारे में। तो प्यारे बच्चों, ग्लूकोज के बारे में अगर हम शुरू करें तो सबसे पहले हम सोर्स की बात बतला देते हैं। ग्लूकोज के कई सारे सोर्स हैं, मतलब कि यहाँ पर जो हमारे मोनोसेक्राइड्स है वो ग्लूकोज में ग्लूकोज से मिलते हैं, ठीक है, फ्रुक्टोज से मिलते हैं, गैलेक्टोज से मिलते हैं। जो हमारे पास ऑलिगोसेक्राइड्स है वो सुक्रोज से मिलता है, माल्टोज से मिलता है, लैक्टोज से मिलता है, रफिनोज से मिलता है। उसी प्रकार से हमारे पास अगर पॉलीसेक्राइड्स की बात करें तो पॉलीसेक्राइड में आपने पढ़ा है पॉलीसेक्राइड के सोर्सेज क्या होते हैं, स्टार्च होता है, सेल्यूलोज होता है, ग्लाइकोजेंस होते हैं। आज की बात हम लोग करेंगे यहाँ पर ग्लूकोज पर, ठीक है। तो अगर हम ग्लूकोज की बात करें तो प्यारे बच्चों, ग्लूकोज जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H12O6 है, प्यारे बच्चों यहां पर यही है कि इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से लेकर के इनके स्ट्रक्चर तक कैसे पता लगाया गया है, इनके बारे में हम लोग डीपली स्टडी करने वाले हैं। जस्ट कुछ मिनट में आप लोग यहां पर सीख जाइएगा कि ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यही कैसे लाया गया, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर में यही कैसे समझा गया कि यही स्ट्रक्चर में होता है। ग्लूकोज आपके पास में रख देंगे, जैसे चीनी आपके पास में रख देंगे, तो क्या चीनी में थोड़ा कार्बन, यहाँ पर कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन का चेन दिखाई देता है? नहीं दिखता है। तो वहां पर डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस करके पता लगाया जाता है, एस्टिमेशन किया जाता है कि इनका स्ट्रक्चर कैसा होगा, ठीक है। किसी भी मॉलिक्यूल का जो स्ट्रक्चर का जो एस्टिमेशन किया जाता है वो डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स करके, डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस करके, यहाँ पर एक्सपेरिमेंट के बदौलत जो है पता लगाया जाता है कि किसी मॉलिक्यूल में कितने कार्बन है, कितने हाइड्रोजन है, कितने ऑक्सीजन है, साथ ही साथ कार्बन के कितने चेन है, ओपेन चेन है कि क्लोज चेन है, कैसे बॉन्ड है, सब कुछ रिएक्शन की बेसिस पर ही एस्टिमेट किया जाता है। तो आज हम लोग यही सब सीखने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, से पहले ग्लूकोज की बात करें तो ग्लूकोज एक मोनोसेक्राइड हमारे पास कार्बोहाइड्रेट है जिसका फॉर्मूला C6H12O6 होता है। अगर हम इसके प्रिपरेशन की बात करें तो प्रिपरेशन की बात करें कि ग्लूकोज को कैसे तैयार किया जाता है, कैसे बनाया जाता है, तो सबसे पहला प्रिपरेशन इसका होता है फ्रॉम सुक्रोज। सुक्रोज से प्रिपेयर किया जाता है। ये आपने शायद केमिकल काइनेटिक्स में भी स्यूडो फर्स्ट रिएक्शन में पढ़ा होगा कि जब सुक्रोज को हाइड्रोलाइसिस करते हैं एसिडिक मीडियम में, तब जाकर के वहां पर ग्लूकोज और फ्रुक्टोज बनता है। यह रिएक्शन जो है ये स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है, क्योंकि यहाँ पर वाटर एक्सेस अमाउंट में लिया जाता है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर सुक्रोज से हम लोग यहाँ प्रिपेयर करते हैं, यानी कि प्रिपरेशन में पहला हम लोग पढ़ेंगे प्यारे बच्चों यहाँ पर फ्रॉम सुक्रोज, ठीक है। सुक्रोज का फॉर्मूला क्या होता है, C12H22O11 होता है, ठीक है। ये हमारा सुक्रोज है, सुक्रोज ये हमारा, ठीक है। सुक्रोज को यहाँ पर जब हम लोग वाटर डालते हैं एसिडिक मीडियम में, यहाँ पर हम लोग रिएक्शन करवाते हैं, तब जाकर के यहाँ पर ये टूट करके ग्लूकोज देता है एक यूनिट, ठीक है। फिर फ्रुक्टोज देता है C6H12O6। इसका फॉर्मूला सेम रहता है क्योंकि ये दोनों आइसोमर्स होते हैं। तो ये हमारा ग्लूकोज हो गया, ये हमारा फ्रुक्टोज हो गया। तो यहां पर ऐसे भी ग्लूकोज को प्रिपेयर करके उसको बाहर निकाल लिया जाता है। तो प्यारे बच्चों, इस रिएक्शन में अगर हम बात करें तो यहां पर ये H+ जो एसिडिक मीडियम है, ये एसिडिक मीडियम यहाँ H+ जो आता है या फिर जो लिया जाता है, ये हम लोग यहाँ पर डाइल्यूट
हाइड्रोक्लोरिक एसिड अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। यहां पर जो है एक स्पेशल केस है कि यहां पर हम लोग इन्वर्टेज नाम का एंजाइम भी अप्लाई कर सकते हैं, वो भी यहां पर इस सुक्रोज में इन्वर्जन करेगा, सेम तरीके से सेम प्रोडक्ट फॉर्म कर देगा। यहां पर इन्वर्टेज एंजाइम भी अप्लाई कर सकते हैं। इन्वर्टेज एंजाइम कैन आल्सो गिव सेम हाइड्रोलाइसिस प्रोडक्ट। यहां पर जो हम लोग अगर इन्वर्टेज एंजाइम यहां पर हम लोग अगर अप्लाई करते हैं तो ये भी सेम तरह का ही प्रोडक्ट देगा। यहां पर जो है अगर टेम्परेचर और प्रेशर की बात करें तो इस रिएक्शन में 393 केल्विन टेम्परेचर और 223 एटीएम प्रेशर यहां पर सुटेबल कंडीशन में होता है। यहां पर इस कंडीशन में रिएक्शन यहां पर करवाया जाता है। तो यहां पर हमने क्या पढ़ा कि सुक्रोज के हाइड्रोलाइसिस करने के बाद ग्लूकोज और फ्रुक्टोज प्राप्त होते हैं, यहां से हम लोग ग्लूकोज प्राप्त कर सकते हैं। उसी प्रकार से यह तो एक तो सबसे बेसिक यही हो गया। अगर यही C12H22O11 अगर हमारा माल्टोज होता, ये अगर माल्टोज होता तब जाकर के यहां पर अगर उसका हम लोग हाइड्रोलाइसिस करवाते तब वहां पर वो 2 यूनिट ग्लूकोज के ही दे देता, यानी कि प्योर ग्लूकोज मिलेगा माल्टोज में, 2 यूनिट वहां पर ग्लूकोज के ही वो दे देंगे, ठीक है। अगर हम सुक्रोज लिए हैं तो 1 यूनिट ग्लूकोज का 1 यूनिट फ्रुक्टोज का मिल रहा है। लेकिन अगर वही हम लोग यहाँ पर माल्टोज लेते, सेम फॉर्मूला का होता है, अगर उसको हम लोग हाइड्रोलाइसिस करवाते तो यहाँ पर ग्लूकोज भी मिलता, 2 यूनिट यहाँ पर ग्लूकोज के ही यहाँ पर प्राप्त होते। अब 2 यूनिट यहाँ पर मिल रहे तो ये डाइसैकेराइड है, तो डाइसैकेराइड से हमने यहाँ प्राप्त किया। रेफिनोज अगर ले लेते हैं तो रेफिनोज के फॉर्मूले के बारे में हमने पिछले क्लास में बताया था। रेफिनोज अगर ले लेते हैं वो ट्राइसैकेराइड होता है, उसको अगर हाइड्रोलाइसिस करेंगे सेम एसिडिक मीडियम में तो वहां पर 1 यूनिट ग्लूकोज का, 1 यूनिट फ्रुक्टोज का, 1 यूनिट गैलेक्टोज का वो हमें दे देगा, ठीक है, वो हमें दे देगा, ठीक है। अब अगर हम बात करें यहां पर ये जो हमारे पास मेथड है, ये मेथड थोड़ा सा एक्सपेंसिव है और इस मेथड में खास करके बात यह है कि बहुत ही कम अमाउंट में ग्लूकोज मिलता है, यानी कि ये इंडस्ट्रियल या कॉमर्शियल मेथड नहीं है। अगर कॉमर्शियली हमको ढेर सारी मात्रा में यहाँ पर ग्लूकोज चाहिए तब वहां पर ये वाला मेथड अप्लाई नहीं होता। ये तो हो गया लैब मेथड, हो गया कि ये लैब में हम लोग ऐसे एक्सपेरिमेंट करके यहाँ पर ग्लूकोज प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन ये इंडस्ट्रियल या कॉमर्शियल मेथड नहीं है। कॉमर्शियल मेथड मिलता है कहां पर से? पॉलीसैकेराइड से। पॉलीसैकेराइड में स्टार्च या सेलुलोज ले लीजिए, तो उनमें क्या होता है, जो पॉलीसैकेराइड है, पॉलीसैकेराइड वो क्यों है? क्योंकि उसमें ढेर सारे मोनोसैकेराइड्स जुड़े हुए हैं, ठीक है। और पॉलीसैकेराइड के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात हम बताते हैं आपको कि पॉलीसैकेराइड जितने भी होते हैं उनमें ग्लूकोज का जो कन्वर्जन होता है वो रिवर्सिबल होता है, माने कि पॉलीसैकेराइड से हम लोग ग्लूकोज प्राप्त कर सकते हैं और ग्लूकोज को फिर से पॉलीमराइज करके हम लोग स्टार्च प्राप्त कर सकते हैं, यानी स्टार्च से ग्लूकोज फिर ग्लूकोज से स्टार्च। यानी कि यहां पर हम लोग क्या है कि हाइड्रोलाइसिस जो होता है कार्बोहाइड्रेट का और जो ग्लूकोज मिलता है वो इंटर कन्वर्टेबल होता है, वहां पर हम लोग उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, रिकन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहां पर स्टार्च में क्या होता है कि n यूनिट्स ऑफ ग्लूकोज होते हैं, वहां पर अगर उसको हाइड्रोलाइसिस हम करवाते हैं तो n यूनिट्स ऑफ हमको ग्लूकोज मिलेगा, n मोल्स मिलेंगे, मतलब कि बहुत सारी मात्रा में वहां पर एक लार्ज क्वांटिटी में वहां पर ग्लूकोज मिलेगा। इसलिए स्टार्च वगैरह जो पॉलीसैकेराइड्स होते हैं उससे ग्लूकोज का कन्वर्जन जो होता है ना वो कॉमर्शियल यूज में लाया जाता है, ठीक है। तो यहां तक आपने नोट कर लिया है, नोट कर लिया है, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। अब अगर नंबर 2 की बात करें हम लोग यहां पर इंडस्ट्रियल मेथड की, तो इंडस्ट्रियल कह दीजिए या फिर कॉमर्शियल कह दीजिए, इंडस्ट्रियल या कॉमर्शियल मेथड की अगर हम बात करें, ठीक है, तो यहां पर क्या होता है, जो पॉलीसैकेराइड्स होते हैं, पॉलीसैकेराइड्स होते हैं, पॉलीसैकेराइड्स जो होते हैं उनका यहां पर हाइड्रोलाइसिस एसिडिक मीडियम में करके यहां पर प्राप्त किया जाता है ग्लूकोज, ठीक है, ठीक है। ये जो रिएक्शन होता है वो इंटर कन्वर्टेबल होता है, यहां पर हम ग्लूकोज से फिर से वो पॉलीसैकेराइड प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां जो ग्लूकोज मिलता है वो n टाइम्स ग्लूकोज मिलता है, ढेर सारे अमाउंट में ग्लूकोज मिलते हैं, इसलिए ये वाला मेथड जो ना कॉमर्शियल मेथड में सुटेबल यहां पर आता है, ठीक है। अब अगर हम इसका रिएक्शन लिखें पॉलीसैकेराइड्स में तो याद रखिएगा, अगर कोई पॉलीसैकेराइड से हमने बताया आपको कि पॉलीसैकेराइड क्या होते हैं, तो मोनोसैकेराइड्स के पॉलीमर होते हैं। अगर मान लीजिए ढेर सारे मोनोसैकेराइड हमारे पास में है, मान लीजिए ये M ये मोनोसैकेराइड्स है
और ये मान लीजिए n टाइम्स है, ठीक है। ये कई सारे मोनोसेक्राइड्स मिल करके n टाइम यहां पर रिपीट होकर के ये मान लीजिए पॉलीसेक्राइड बनाए हुए हैं, ठीक है। तो इनका हाइड्रोलाइसिस का एक ट्रिक हम दे देते हैं आपको, हम बैलेंस करने का। ये ऑटोमेटिकली जिन्होंने ये रिएक्शन करवाया उन्होंने ऑटोमेटिकली इसको बैलेंस कर दिया है। आप भी चेकआउट कर सकते हैं, खैर चेक करके यहां बता भी देंगे कि अगर इसमें आप H2O अप्लाई करिएगा तो यहां पर जो n टाइम्स यहां पर ग्लूकोज है, जो भी है n टाइम्स, जो भी यहां पर हमारे पास होल n में जितनी बार रिपीट हुए हैं, जितने यूनिट्स हमारे पास इस पॉलीसेक्राइड के हैं, तो उससे एक कम यहां पर अप्लाई करना है वाटर। और तब रिएक्शन जब होगा एसिडिक मीडियम में तो यहां पर n टाइम्स यहां पर ग्लूकोज मिलेगा, C6H12O6 n टाइम्स यहां पर ग्लूकोज मिलेगा, ठीक है। ये रिएक्शन है यहां पर। अगर यहां पर आपके पास n टाइम्स यहां पर मोनोमर मिल करके यहां पर एक पॉलीसेक्राइड बना हुआ है, तो यहां पर इसको हाइड्रोलाइसिस करने के लिए अप्लाई कितना करना है वाटर, आपको n-1 करना है। तो यहां पर क्या मिलेगा, n टाइम्स हमारे पास ग्लूकोज मिलेगा। कहने का मतलब यहां पर ये हो गया कि अगर मान लीजिए हमारे पास जैसे कि स्टार्च है, एग्जांपल लेते हैं C6H10O5, ये हमारे पास स्टार्च है, ठीक है ना, इसका होल है, ये क्या है, स्टार्च और सेल्यूलोज होता है ये, ठीक है। ये स्टार्च और क्या है, सेल्यूलोज है, ठीक है। तो यहां पर इस स्टार्च में जो सिंपल यूनिट्स है उसके कितने यहां पर कितनी बार पॉलीमराइज हुआ है, तो ये n टाइम्स में पॉलीमराइज हुए हैं। तो यहां पर वाटर अप्लाई करना है आपको n-1 H2 अप्लाई करिएगा, तब यहां पर जो ग्लूकोज मिलेगा वो n यूनिट्स ऑफ ग्लूकोज मिलेगा, ठीक है। अब यहां पर सपोज होगी ये सर n-1 आया कहां से, तो पहली बात n-1 आया कहां से, तो मान लीजिए कोई रिसर्च किया, कोई यहां पर दिया तो देखा उन्होंने कि हाँ यहां पर n-1 रखने से दोनों बल बैलेंस हो जाता है, तो ये बैलेंस हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो जिन्होंने रिसर्च किया यहां पर रिसर्च पर यहां पर इन्होंने देखा कि अगर हमारे पास कार्बोहाइड्रेट के मोनोमर्स यहां पर n टाइम्स है और उनको हाइड्रोलाइसिस करना है तो उसके लिए n-1 मोल वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। तो यहां पर एक नोट में लिख लीजिएगा, नोट में यहां पर लिख लीजिएगा कि फॉर द हाइड्रोलाइसिस ऑफ a polysaccharide, for the hydrolysis of a polysaccharides containing n moles of monosaccharides, अगर हमारे पास उस कार्बोहाइड्रेट में n यूनिट्स हो, n मोल मोनोसेक्राइड के हो, तो n-1 मोल्स ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड। ये n-1 मोल वाटर का रिक्वायरमेंट यहां पर होता है, इस पॉइंट को याद रखिएगा, ठीक है। तो बाद बाकी हम लोग यहां पर क्या सीखे, हमने सीखा यहां पर कि ग्लूकोज का जो प्रिपरेशन होता है वो प्रिपरेशन क्या करते हैं, हमने यहां पर पहले तो डाइसैकेराइड सुक्रोज से करवाया, सुक्रोज के बाद हमने लैक्टोज माल्टोज पर भी हमने बात की, यहाँ पर एफिनोज पर भी बात की हमने, और उसके बाद जाकर के यहाँ पर पॉलीसेक्राइड जो कमर्शियल मेथड है, इंडस्ट्रियल मेथड है, पॉलीसेक्राइड से n टाइम्स ग्लूकोज यहाँ पर प्राप्त होते हैं, तो हमने यहाँ पर ग्लूकोज फाइंड आउट यहाँ पर किया, ठीक है। अब यह बात है कि ये एसिडिक मीडियम क्यों होता है, तो वाटर भाई ऐसे ही नहीं टूटता है, वाटर में चीनी डाल दो ऐसे ही थोड़ी टूट जाएगा। यहाँ पर वाटर को तोड़ने के लिए वहां मीडियम का एसिडिक करना बहुत जरूरी होता है, मीडियम एसिडिक करोगे तभी वाटर का जो है बॉन्ड टूटता है, यानी वाटर में डिफ्यूजन तब होता है जब मीडियम हमारा एसिडिक होगा, ठीक है। तो यहां तक आपने नोट किया है, नोट नहीं किया तो स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। तो प्यारे बच्चों अब आते हैं हम लोग अपने मेन टॉपिक पर, जिसमें टॉपिक है एविडेंस ऑफ ग्लूकोज स्ट्रक्चर। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यहां पर है आपके लिए, एविडेंस ऑफ ग्लूकोज स्ट्रक्चर, ग्लूकोज स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ग्लूकोज स्ट्रक्चर के एविडेंस में पहला एविडेंस हम लोग को चाहिए था, मेन चीज कि आखिर ग्लूकोज का जो स्ट्रक्चर, तो पहले स्ट्रक्चर से पहले क्या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का एस्टिमेशन कैसे किया जाता है कि किसी का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा। तो इसके लिए जरा सा याद करिए सम बेसिक कॉन्सेप्ट इन केमिस्ट्री क्लास 11th, जिसमें आपने एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालना सीखा था। क्या वहां था सवाल में, तो सवाल में किसी कंपाउंड को या तो पाउडर करके उसको बर्न किया जाता है, गर्म किया जाता है, और देखा जाता है कि उसमें कितना यूनिट, जैसे ग्लूकोज को ही तुम जलाओगे, तो ग्लूकोज को जलाओगे तो वहां से कार्बन डाइऑक्साइड वाटर निकलेगा,
तो कितने परसेंट कार्बन डाइऑक्साइड निकले, कितने परसेंट वाटर निकले, उसके अकॉर्डिंग पता लगा लिया जाता है कि कितना परसेंट कार्बन, कितना परसेंट हाइड्रोजन, कितना परसेंट ऑक्सीजन उस कंपाउंड में है। और फिर परसेंटेज मिलने के बाद जो है इंपेरिकल फॉर्मूला का एस्टिमेशन वहां पर कर लिया जाता है। या फिर ग्लूकोज में ही कार्बन हाइड्रोजन यानी कि जो एलिमेंट्स है उस एलिमेंट्स के परसेंटेज को देख करके भी वहां पर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का एस्टिमेशन किया जाता है कि कितने परसेंट में कौन कौन एटम्स वहां पर बैठे हुए हैं। तो यहां पर जो है एस्टिमेशन ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की बात करें, एस्टिमेशन ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की बात करें तो इसके लिए जो एक्सपेरिमेंट हुआ था ग्लूकोज के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के एस्टिमेशन के लिए जो एक्सपेरिमेंट हुआ था वो क्या था, मोल कंसेप्ट था। क्या था जो हमने मोल कंसेप्ट सीखा था? तो मोल कंसेप्ट ठीक है, मोल कंसेप्ट इसका मेन एस्टिमेशन का यहां पर जरिया था, जिसमें क्या होता है तो लाइक मास परसेंट और कंबशन प्रोडक्ट परसेंटेज और कंबशन प्रोडक्ट परसेंटेज, ठीक है ना। मोल कंसेप्ट में हमने जो यहां पर मास परसेंट और कंबशन प्रोडक्ट जो मिला, यहां पर ग्लूकोज का पाउडर लेकर उसको जला दिया गया, जलाने के बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर निकला उसमें जो प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज निकाल लिया गया और वाटर का परसेंटेज निकाल लिया गया और उस हिसाब से एस्टिमेशन किया गया कितना परसेंट कार्बन, कितना परसेंट ऑक्सीजन, कितना परसेंट हाइड्रोजन है और उस हिसाब से वहां पर जो है ग्लूकोज का जो है इंपेरिकल फॉर्मूला तैयार किया गया है ना। वी फाइंड द इंपेरिकल फॉर्मूला सबसे शॉर्टेस्ट फॉर्मूला को इंपेरिकल फॉर्मूला बोलते हैं। तो इंपेरिकल फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज, और इंपेरिकल फॉर्मूला बनाने के बाद जब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यहां पर मिला तो ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मिला क्या चीज, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो ग्लूकोज का हम लोग को मिला वो क्या मिला, C6H12O6। ठीक है, इसका इंपेरिकल फॉर्मूला मिला होगा, इंपेरिकल फॉर्मूला की बात करें तो वो मिला होगा CH2O, यानी कि सब में सिंपलेस्ट रेशियो में कन्वर्ट कर दीजिए तो यहां पर 6:12:6 का रेशियो क्या होगा, CH2O। आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा यानी कि 11th क्लास के मोल कंसेप्ट में कि जो हमारे पास ग्लूकोज कंपाउंड होते हैं उनका हमने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यानी कि एक मोल का मोलर मास हमने निकाल लिया, ठीक है ना। एक मोल का मास निकल गया और उसका जो इंपेरिकल फॉर्मूला निकला उसका यहां पर मोलर मास निकाल लेंगे उसके अकॉर्डिंग, और फिर जब ओरिजिनल मोलर मास को इंपेरिकल मोलर मास से डिवाइड करते हैं तो n मिलता है और वही n से मल्टीप्लाई करने पर यहां पर n 6 मिलता है, 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इसमें तो ये 6, ये 12, ये 6 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से एक्सपेरिमेंट करके यहां पर ग्लूकोज के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को प्राप्त किया गया कि ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H12O6 होता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग आगे बढ़ते हैं स्ट्रक्चर। तो ग्लूकोज का जो हम लोग स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, यहां जो हम लोग स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं कैसे ड्रॉ करते हैं तो C ये आपने प्रीवियस क्लास में भी किया होगा। ये जो ग्लूकोज का हमने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है यहाँ पर CHO होता है, ये एल्डिहाइड है, ये यहाँ पर अल्कोहल का ग्रुप लगा हुआ है, OH ग्रुप है, OH ग्रुप है, यहाँ भी OH ग्रुप है, यहाँ भी OH ग्रुप है। ठीक है, यहाँ बाद बाकी हाइड्रोजन यहाँ पर भरा हुआ है। तो ये जो हम लोग ग्लूकोज का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, इस स्ट्रक्चर के बारे में इंफॉर्मेशन कैसे मिला कि ये स्ट्रक्चर ग्लूकोज का होता है। हालांकि इसमें भी ये स्ट्रक्चर ग्लूकोज का नहीं है, इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री बाद बाकी यहाँ पर सारा चीज तो यहाँ पर मिल जाएगा कि हाँ ठीक है ये ग्लूकोज का ही स्ट्रक्चर है। लेकिन स्टीरियोकेमिस्ट्री का स्टडी जब फिशर नाम के साइंटिस्ट ने किया, केमिस्ट ने किया, तो फिशर ने यहाँ पर इस स्ट्रक्चर को मॉडिफाई करके एक नए स्ट्रक्चर में कन्वर्ट किया है। ठीक है ना, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे फिशर प्रोजेक्शन में। तो उससे पहले हम लोग अगर पता लगाना चाहे कि ये जो स्ट्रक्चर ग्लूकोज का आज हम लोग ड्रॉ करते हैं ये कैसे करते हैं, तो प्यारे बच्चों इसमें भी एक्सपेरिमेंट और लॉजिक है। यानी कि पहले पता लगाया गया यहाँ पर कि ग्लूकोज में 6 कार्बन का चेन होता है। ठीक है, पहले तो 6 कार्बन यहाँ पर देख लिया गया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में कि 6 कार्बन होता है। फिर एक्सपेरिमेंट किया गया और मालूम किया गया कि हाँ ग्लूकोज में 6 कार्बन का स्ट्रेट चेन होता है। फिर अगले एक्सपेरिमेंट में मालूम किया गया ग्लूकोज में कार्बोनिल ग्रुप होता है। कार्बोनिल ग्रुप क्या होता है तो CO ग्रुप को बोलते हैं कार्बोनिल ग्रुप। ठीक है, ये कार्बोनिल ग्रुप कहलाता है। ठीक है, तो अगले एक्सपेरिमेंट में पढ़ेंगे ग्लूकोज का जो है ना, ग्लूकोज में कार्बोनिल ग्रुप की पहचान की गई। अब ये कार्बोनिल ग्रुप एल्डिहाइड भी हो सकता था, कीटोन भी हो सकता था। क्या, यानी कि हमारे पास कार्बोनिल ग्रुप है तो ये एल्डिहाइड या कीटोन कुछ भी हो सकता है ना। तो उसके लिए भी फिर से एक्सपेरिमेंट किया गया कि आखिर ये कार्बोनिल ग्रुप होता क्या है, एल्डिहाइड है या कीटोन है। तो मालूम कर लिया गया एल्डिहाइड है।
फिर उसके बाद पता लगाया गया कि इसमें OH ग्रुप का यहां पर कैसा कैसा सिस्टम है। तो मालूम यह किया गया यहां पर कि इसमें 5 OH ग्रुप है, और फिर मालूम किया गया यहां पर कि इसमें एक अल्कोहलिक ग्रुप जो है वो प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप है। इन सब चीज के जानकारी के बाद यहां पर यह स्ट्रक्चर ड्रॉ किया गया, यानी कि ग्लूकोज में 6 कार्बन का स्ट्रेट चेन होता है, 5 OH ग्रुप होते हैं, एक OH उसमें जो है ना प्राइमरी अल्कोहल होता है, बाकी के सब सेकेंडरी होते हैं, और एक एल्डिहाइडिक ग्रुप भी होता है। ये जो पता लगाया गया टोटली स्ट्रक्चर के बारे में सभी एक्सपेरिमेंट करके पता लगाया गया है। तो अब ये एक्सपेरिमेंट क्या क्या हुआ, कैसे कैसे ग्लूकोज के स्ट्रक्चर्स को एकदम सेल वाइज तरीके से बनाया गया, डेवलप किया गया स्ट्रक्चर को, आइए उनके बारे में हम लोग सीखते हैं। कॉपी पेन ले लीजिए साथ में, एनसीईआरटी बुक तो अपने साथ में जरूर रखिएगा क्योंकि वहां से आप लोग सीखिएगा। तो आपने यहाँ पर नोट किया, नोट कर लीजिए फटाफट यहाँ जल्दी तक। तो पहले नंबर के एक्सपेरिमेंट में हमें मिला यहाँ पर ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। दूसरे नंबर का एक्सपेरिमेंट किया गया यहाँ पर, ये जो हमारे पास ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, मतलब कि ग्लूकोज में मिला दिया गया HI, और HI जो होता है यहाँ देखिए, ये जो HI है, जहां भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको रिएक्शन में HI प्लस हीट आपको दिखाई दे, समझ लीजिए यहां पर स्ट्रॉन्ग रिडक्शन होने वाला है। और रिडक्शन जो होगा वो चाहे वो कंपाउंड एसिड होगा, अल्कोहल होगा, एल्डिहाइड होगा, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा एल्केन में। किसमें कन्वर्ट होगा जी? एल्केन में। यानी हमारे पास जो यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट है, अगर इस कार्बोहाइड्रेट को हम लोग यहाँ पर गर्म कर दे यहाँ पर HI के साथ में, तो इसमें सारे ऑक्सीजन सब रिमूव हो जाएंगे, सब कुछ खत्म, यहाँ पर टोटली क्या बन जाएगा? एल्केन बन जाएगा। ये HI वाला ये जो रिएक्शन है बहुत बार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आएगा। जहां भी HI का रिएक्शन किसी के भी साथ मिले वहां पर समझ लीजिए वहां पर आपका रिडक्शन होने वाला है, बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग रिडक्शन होने वाला है। और जब कार्बोहाइड्रेट का रिएक्शन यहाँ पर रिडक्शन HI और हीट में होता है तो यहाँ पर क्या बनता है? एल्केन बनता है। तो यहाँ पर वही किया गया। यहाँ पर जो हमारे पास ग्लूकोज था, ग्लूकोज में यहाँ पर CHO लगा देते हैं, बीच में CHOH जो है 4 है, ठीक है, यहां पर लास्ट में CH2OH है। तो यानी कि 5 OH ग्रुप हमारे पास ग्लूकोज में है। ये मान लीजिए भी तो यहां लिख रहे हैं लेकिन वास्तव में ये पता नहीं था, मतलब ऐसे रैंडमली ग्लूकोज लिया गया, उसमें HI मिला दिया गया, तो देखा गया कि वहां नॉर्मल हेक्सेन बनता है। क्या बनता है? नॉर्मल हेक्सेन बनता है, यानी कि हेक्सेन का स्ट्रेट चेन बनता है। तो हेक्सेन का स्ट्रेट चेन को बोलते हैं N हेक्सेन, यानी कि नॉर्मल हेक्सेन बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि उसमें प्राइमरी और सेकेंडरी कार्बन केवल होता है। तो यहां पर जो है ग्लूकोज लिया गया, ग्लूकोज आप जानते ही हैं CHOH यहां पर बीच में 4 होता है, उधर CHO होता है, फिर लास्ट में CH2OH, यहीं भी प्राइमरी हम 1 डिग्री यहां पर इंडिकेट करवाए थे अभी तुरंत, ठीक है। तो इसको जब HI के साथ यहां पर गर्म किया गया, तो जैसे ही HI के साथ यहां पर गर्म किया गया, टोटली यहां पर जो है सभी ये एल्डिहाइड भी रिड्यूस हो गया, ये OH ग्रुप भी रिड्यूस हो गया, ये भी रिड्यूस हो गया, सभी रिड्यूस होकर के यहां पर जो है ना सब जगह हाइड्रोजन चला गया। CH3 CH2 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 कर दीजिए, यहां पर 4 बार, लास्ट में CH3 कर दीजिए, माने कि CH3 CH2 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 CH3 है। कहने का मतलब यहां पर ये हो गया, ये बन गया N हेक्सेन। यहां क्या बन गया? ये N हेक्सेन यहां पर बन गया, नॉर्मल हेक्सेन बन गया। अब ये नॉर्मल हेक्सेन बना, यानी कि हेक्सेन का स्ट्रेट चेन बना है, इसका मतलब यही है कि यही हमारा ग्लूकोज का बैकबोन है। इसका मतलब यही हो गया कि हमारे इस ग्लूकोज में 6 कार्बन का स्ट्रेट चेन है। अब अगर यहां पर हमारे पास इस ग्लूकोज में मान लीजिए यहां पर कोई कार्बन सेकेंडरी कार्बन होता या साइक्लिक चेन होता, कुछ और चेन होता, तो यहां पर एल्केन साइक्लोहेक्सेन बनता, ठीक है। अगर साइक्लिक यहां पर होता तो साइक्लोहेक्सेन बनता। जैसा यहां पर कार्बन चेन होगा वैसा ही एल्केन मिलेगा। तो अगर यहां नॉर्मल हेक्सेन बना हमारा प्रोडक्ट एक्सपेरिमेंट करने के बाद, इसका मतलब ग्लूकोज में भी 6 कार्बन का स्ट्रेट चेन होगा। तो इस एक्सपेरिमेंट से यह पता लगा लिया गया कि यहां पर ग्लूकोज में 6 कार्बन का एक स्ट्रेट चेन होता है। यानी कि यहां से कंक्लूजन ये निकला, इस पॉइंट से, इस एक्सपेरिमेंट से कंक्लूजन ये निकलता है यहां पर कि ग्लूकोज हैज अ स्ट्रेट चेन ऑफ 6 कार्बन एटम्स। 6 कार्बन एटम्स का एक स्ट्रेट चेन होता है ग्लूकोज में। क्या था? क्लियर हो गया? मतलब कि यहां पर जब भी कार्बोहाइड्रेट में HI और हीट दिखे, यानी जब भी आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में HI के साथ किसी रिएक्शन में हीट दिखाई दे, समझ लीजिए स्ट्रॉन्ग वाला रिडक्शन होने वाला है, चाहे वो एल्डिहाइड हो, एसिड हो, OH हो, कुछ भी हो, उसको रिड्यूस करके वो एल्केन में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। तो एल्केन में कन्वर्ट कर देगा, वो बहुत ही पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ठीक है ना। तो यहां पर वही बात है, रिडक्शन करवाने के बाद नॉर्मल हेक्सेन मिला, ये रिप्रेजेंट किया यहां पर कि
6 कार्बन का स्ट्रेट चेन होता है ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में। तो पहला यहां पर कंक्लूजन आ गया। अब दूसरे कंक्लूजन की बात करें तो यहां पर जो है तीसरे एक्सपेरिमेंट की बात करें तो ये एक्सपेरिमेंट किया गया था ओरिजिनल में ग्लूकोज में कार्बोनिल ग्रुप के प्रेजेंस को जानने के लिए। और इसका रिएक्शन क्या होता है, तो इसका रिएक्शन जो है आप लोग सीखिएगा, और वैसे सीखे होंगे तो एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड में, वो हम बतलाते हैं जरा सा भी। तो यहां पर क्या होता है इसका रिएक्शन, जो भी एल्डिहाइड या कीटोन कंपाउंड होते हैं ना, दोनों में कार्बोनिल ग्रुप होता है, और कार्बोनिल ग्रुप का रिएक्शन यहां पर जो है ना अमोनिया या अमोनिया डेरिवेटिव, देखिए यहां पर अमोनिया क्या होता है, अमोनिया होता है NH3, इसको हम NH2 यहां पर H भी लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया हमारे पास, अमोनिया हो गया। इसी में से यहां से H निकाल दीजिए, बाद बाकी कुछ भी रख दीजिए, मान लीजिए यहां पर रख देते हैं हम A रख देते हैं, कुछ भी रख देते हैं, तो इसको बोलते हैं अमोनिया डेरिवेटिव। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, अमोनिया डेरिवेटिव, ठीक है, अमोनिया डेरिवेटिव बोलते हैं। जब भी कार्बोनिल ग्रुप का रिएक्शन अमोनिया या अमोनिया के डेरिवेटिव से होता है, तो ये मान लीजिए अमोनिया डेरिवेटिव है, ये भी अमोनिया भी हो सकता है, यहां अगर H रख देंगे तो जब भी कार्बोनिल ग्रुप का रिएक्शन इसके साथ होता है तब हमेशा यहां से वाटर लॉस होता है। वाटर लॉस होने के बाद ये नाइट्रोजन इस कार्बन से डबल बॉन्ड से जुड़ जाता है और फॉर्म कर देता है एक नए कंपाउंड को। अगर यहां पर NH2OH ले लेते हैं, NH2OH को बोलते हैं, यहां पर अगर NH2OH होता तो इसको हाइड्रोक्सिल अमाइन बोलते हैं, हाइड्रोक्सिल अमाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्सिल अमाइन बोलते हैं। अगर यहां पर OH रहता, यहां NH2 रहता तो हाइड्रोक्सिल अमाइन बोलेंगे। हाइड्रोक्सिल अमाइन का रिएक्शन यहां पर करेंगे तो ये NOH बच जाएगा, H2O बाहर निकल जाएगा, ये इससे जुड़ जाएगा और कंपाउंड जो बनता है उसको ऑक्साइम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑक्साइम बोलते हैं। तो अगर हम यहां पर ग्लूकोज लेंगे और उसमें यहां पर हम हाइड्रोक्सिल अमाइन मिलाएंगे और अगर उसमें ऑक्साइम बन गया तो डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा कि ग्लूकोज में एक कार्बोनिल ग्रुप है। तो कार्बोनिल ग्रुप की एस्टिमेशन के लिए ये रिएक्शन हो रहा है, ये वाला जो हमारा प्रोसेस है उसमें कार्बोनिल ग्रुप की यहां पर चेक की जा रही है। तो ग्लूकोज लाया गया जिसमें कि यहां पर C डबल बॉन्ड O होता है, मान लीजिए होता है तो ये बाद में जाने ना, पहले तो रिएक्शन हो रहा है यहां पर, ठीक है। ये CHOH है, CHOH होल 4 है यहां पर, और यहां पर क्या है CH2OH, ये ग्लूकोज है, ठीक है। इसका रिएक्शन करवा दिया गया यहां पर किसके साथ में, तो इसका रिएक्शन यहां पर हो गया, पहला रिएक्शन यहां पर करवा रहे हैं NH2OH के साथ में, NH2OH, इसको पढ़ते हैं हाइड्रोक्सिल अमाइन, हाइड्रोक्सिल अमाइन। तो हुआ क्या यहां पर, यहां से ये हाइड्रोजन हट गया, ये हाइड्रोजन यहां से हट गया और ये ऑक्सीजन हट गया, H2O बन के बाहर निकल गया। यहां पर ये हाइड्रोजन और ये जो है ऑक्सीजन यहां से H2O बन के बाहर निकल गया और ये N डबल बॉन्ड से इस कार्बन से जुड़ गया, तो यहां पर ये बन गया C, इधर तो H पहले से था ही, यहां से डबल बॉन्ड N और OH लगा रह गया, बाद बाकी सब कुछ सेम है, ठीक है। ये प्रोडक्ट यहां पर मिला हम लोगों को, इसको बोलते हैं, देखिए ये ऑक्साइम बन गया, ये क्या बन गया, ऑक्साइम बन गया, ये ऑक्साइम बन गया, ठीक है। अगर एल्डिहाइड से ऑक्साइम बनेगा तो एल्डो ऑक्साइम बोलेंगे, कीटोन से ऑक्साइम बनेगा तो कीटो ऑक्साइम बोलेंगे, ठीक है ना। तो ये ऑक्साइम बन गया, ये ऑक्साइम बन गया, ये इस बात को रिप्रेजेंट किया कि जरूर इस कंपाउंड में एक कार्बोनिल ग्रुप है। कार्बोनिल ग्रुप का एक अलग भी रिएक्शन यहां पर होता है, चाहेंगे तो हम लोग यहां पर HCN से रिएक्शन करवा सकते हैं, HCN के साथ में। अब HCN जो होता है ना, एक बहुत बढ़िया न्यूक्लियोफाइल का काम करता है। HCN में ये H+ है, ये CN- आप जानते ही हैं। ये न्यूक्लियोफाइल में क्या होगा, तुरंत ही ग्लूकोज में ये CO का बॉन्ड टूटेगा, O की तरफ जाएगा। जब ये बॉन्ड O की तरफ जाएगा यहां पर, तो ये तुरंत CN- जो है इस कार्बन पर अटैक कर देगा और यहाँ O पर जो नेगेटिव चार्ज होगा ये हाइड्रोजन उस पर अटैक कर देगा और जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट बन जाएगा, यहाँ देखिएगा C से यहाँ पर H रहेगा, यहाँ सिंगल बॉन्ड से OH जुड़ जाएगा, यहाँ पर जो है ये CN भी आके इस कार्बन से जुड़ जाएगा, CN जुड़ जाएगा यहाँ पर, अब बाद बाकी सब कुछ सेम रहेगा। तो यहाँ पर इस बार ये प्रोडक्ट बना, ठीक है। इसको बोलते हैं साइनोहाइड्रीन। C से CN जुड़ा हुआ है, CN क्या बोलेंगे, साइनो बोलेंगे। OH भी जुड़ा हुआ है, क्या बोलेंगे, हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो, तो इसको कंबाइनली साइनोहाइड्रीन बोलते हैं। यानी कि जब भी एक कार्बोनिल ग्रुप का, चाहे वो एल्डिहाइड हो या चाहे वो कीटोन हो, जब उसका रिएक्शन HCN से होता है तो CO के बीच का बॉन्ड टूटता है, O की तरफ जाता है, तो यहाँ पर ये CN न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करेगा और ये H+ से जुड़ जाएगा, तो ये साइनोहाइड्रीन बनता है। और साइनोहाइड्रीन का भी जो फॉर्मेशन होता है ये इस बात को स्पष्ट कर रहा है कि यहाँ पर
ग्लूकोज के अंदर में कार्बोनिल ग्रुप है, कार्बोनिल ग्रुप में ही ये रिएक्शन होते हैं, इसलिए ये रिएक्शन अगर हो गए तो डेफिनेटली है कि ग्लूकोज में एक कार्बोनिल ग्रुप है और लोग का मन एकदम शांत हो गया कि हाँ भैया ग्लूकोज में CO ग्रुप कहीं ना कहीं है। अब कार्बोनिल ग्रुप हमारा एल्डिहाइड है या कीटोन है अभी तक नहीं पता है, अभी तक ग्लूकोज में नहीं पता है हमें, आपको दिख रहा होगा लेकिन ये पता नहीं था तभी तक, तभी तो ये नहीं था ना स्ट्रक्चर ना, तभी लोग पता लगा रहा था कि अब तो कार्बोनिल ग्रुप है, ये तो पता लग गया है, लेकिन अब ये कार्बोनिल ग्रुप एल्डिहाइड है या कीटोन है इसका अभी तक पता नहीं चला है। चलिए पता करते हैं। पहले तो यहां लिख लीजिएगा कि ये टेस्ट से कंक्लूजन निकला, यहां पर कंक्लूजन जो यहां पर आया है इस टेस्ट से वो क्या आया है, कार्बोनिल ग्रुप इज प्रेजेंट। कार्बोनिल ग्रुप किसको कहते हैं, कार्बोनिल ग्रुप CO ग्रुप को बोलते हैं कार्बोनिल ग्रुप, ये CO कार्बोनिल ग्रुप कहलाता है। कार्बोनिल ग्रुप यानी कि CO इज प्रेजेंट इन ग्लूकोज। इस एक्सपेरिमेंट से ये क्लियर हो गया कि ग्लूकोज के अंदर में कौन सा ग्रुप है, कार्बोनिल ग्रुप है। ठीक है, आपको क्लियर हो गया, आपको क्लियर अगर हो गया चलते हैं अगले टेस्ट पर, 4th नंबर टेस्ट पर। तब तक आप इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। चौथे एक्सपेरिमेंट में यहां पर जो है ना एक पॉइंट आता है, यहां पर स्मॉल ऑक्सीडेशन किया गया है, छोटा सा एक ऑक्सीडेशन किया गया है Br2 वाटर के साथ में। ठीक है ना, तो ब्रोमीन वाटर जो होता है एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, मैंने कि हल्के फुल्के, उतनी औकात इसकी नहीं होती है, उतना बड़ा ऑक्सीडेशन ये नहीं कर सकता है, ये छोटे मोटे ऑक्सीडेशन कर सकता है। मैंने कि एल्डिहाइड को ये क्या करता है, एसिड में कन्वर्ट कर देता है। कीटोन का तो ऑक्सीडेशन कभी नहीं होता, जिंदगी में नहीं होता, कीटोन का ऑक्सीडेशन होता ही नहीं है, चाहे तुम कुछ अप्लाई कर दो कीटोन का ऑक्सीडेशन नहीं होगा। ठीक है, तो यहां पर जो ना स्मॉल सा ऑक्सीडेशन करवाया गया, तो जब ऑक्सीडेशन हुआ तो पाया ये गया कि अगला कंपाउंड जो बना वो एसिड बन गया। जब एसिड बना तो डेफिनेटली है कि इसमें एल्डिहाइड होगा, तुरंत मालूम पड़ गया यहां पर कि ये इसमें एल्डिहाइड है, यहां जो कार्बोनिल ग्रुप है वो कीटोन नहीं है, वो क्या है, एल्डिहाइड है। और तुरंत दिमाग हिट कर गया कि ग्लूकोज में जो हमारा कार्बोनिल ग्रुप है वो एल्डिहाइडिक है। ठीक है, तो चौथा एक्सपेरिमेंट क्या हुआ है कि ये जो हमारा CHO है ग्लूकोज में, जो यहां पर ये जो हमारा स्ट्रक्चर है ग्लूकोज का, इसको यहां पर Br2 वाटर दिया गया, Br2 वाटर दिया गया है। ये ब्रोमीन वाटर क्या है, तो ये एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग मतलब क्या होता है, बहुत ही थोड़ा मोड़ा ऑक्सीडेशन ये करता है, मतलब कि ये वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, उतना इसकी हिम्मत नहीं है। जैसे यहाँ पर OH भी है, सवाल तुम्हारे मन में आया होगा कि सर यहाँ OH है, अगर ये डालेंगे हम यहाँ पर ब्रोमीन वाटर यानी कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये डाल देंगे अंदर में तो ये एल्डिहाइड है, तो जरूर ये एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। हमने पढ़ा है कि एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से क्या मिलता है, एसिड मिलता है। और दूसरी ओर एल्कोहल का भी ऑक्सीडेशन से पहले तो एल्डिहाइड फिर एसिड मिलता है, लेकिन अल्कोहल के ऑक्सीडेशन के लिए चाहिए स्ट्रॉन्ग पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए जो कि अल्कोहल को भी ऑक्सीडाइज कर दे। तो ये ब्रोमीन वाटर की इतनी औकात नहीं है कि अल्कोहल को ये ऑक्सीडाइज कर पाएगा। ठीक है ना, तो अल्कोहल को ऑक्सीडाइज तो नहीं करता, लेकिन ये एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करके यहां पर जो है ना इसको एसिड में कन्वर्ट कर देता है। बाद बाकी यहां पर जस का तस रह जाता है, ये हो गया हमारा। ठीक है, इसको बोलते हैं ग्लूकोनिक एसिड। क्या बोलते हैं, ग्लूकोनिक एसिड बोलते हैं। ये हमारा ग्लूकोज था, तो ग्लूकोज से मिला ग्लूकोनिक एसिड। उसी प्रकार से कोई अगर एल्डोज रहेगा, एल्डोज मैंने समझते हो ना, यानी कि एल्डिहाइड वाला शुगर अगर कोई रहेगा और उसमें अगर हम Br2 वाटर यहां पर हम डाल देंगे तो डेफिनेटली है कि ये एल्डोनिक एसिड वाला कंपाउंड देगा। एल्डोनिक एसिड कहने का मतलब ये नोमेनक्लेचर हो गया कि ग्लूकोज से ग्लूकोनिक एसिड मिलेगा Br2 वाटर डालने पर, तो कोई जनरली एल्डोज से क्या मिलेगा, एल्डोनिक एसिड यहां पर मिलेगा हम लोग को। तो यहां पर ये जो रिएक्शन हुआ और एसिड मिला, ये कंफर्म कर दिया कि सामने वाला कार्बोनिल ग्रुप जो हम लोग पता कर रहे थे वो कार्बोनिल ग्रुप और कुछ नहीं बल्कि एल्डिहाइड है। क्योंकि अगर कीटोन होता तो भैया यहां पर ऑक्सीडेशन पॉसिबल होता ही नहीं, ऑक्सीडेशन होता ही नहीं, वहां ग्लूकोनिक एसिड बना। इस बात का पता चलने पर जो है ना स्पष्ट किया गया कि इसमें कंक्लूजन क्या निकल गया, इसका कंक्लूजन निकल गया कि प्रेजेंस ऑफ CHO ग्रुप, इसमें CHO ग्रुप है यानी कि एल्डिहाइडिक ग्रुप इसमें है। इसमें क्या है, एक एल्डिहाइडिक ग्रुप इसमें है। ठीक है, समझ आ गया यहां तक। ठीक है, चलिए अगले एक्सपेरिमेंट बात करते हैं। अब की बार इसमें अप्लाई किया गया एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है, तो कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इसमें डाल देते हैं।
तो कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड डालने पर क्या होगा, जितना भी ऑक्सीडेशन पॉसिबल होगा उतना ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तो इसमें किसका किसका ऑक्सीडेशन होगा, ये जो एल्डिहाइड है वो तो डेफिनेटली एसिड बन जाएगा। अब अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन डालोगे तो ये अल्कोहल भी पहले एल्डिहाइड फिर एल्डिहाइड से क्या बन जाएगा, एसिड बन जाएगा, फटाक से एसिड बन जाएगा। अल्कोहल का ऑक्सीडेशन, छोटा सा ऑक्सीडेशन एल्डिहाइड देगा और एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन एसिड दे देगा। तो चूंकि हमारा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन अप्लाई करने वाले हैं, इसलिए यहां पर क्या करता है, वो अल्कोहल से एल्डिहाइड, एल्डिहाइड से एसिड, डायरेक्टली एसिड में कन्वर्ट कर देगा। ये भी एसिड, दोनों ही एंड पॉइंट पे एसिड मिल जाएगा, उसको बोलते हैं ग्लूकैरिक एसिड। क्या बोलते हैं, ग्लूकैरिक एसिड। ये है ग्लूकोनिक एसिड, अब जो मिलेगा वो ग्लूकैरिक एसिड होगा, जो बतलाएगा कि ऊपर वाला एल्डिहाइड एसिड बना है, तो पता चल गया हमको इसी पॉइंट में। और नीचे में जो यहां पर एक एसिड का ग्रुप और आ गया है, वो एक प्राइमरी OH ग्रुप के प्रेजेंस के कारण से आया है, क्योंकि सेकेंडरी का जो ऑक्सीडेशन होता है ना, सेकेंडरी OH ग्रुप का जो ऑक्सीडेशन होता है बहुत ही टफ होता है। टर्सरी का तो होता ही नहीं है, टर्सरी अगर OH ग्रुप है उसका ऑक्सीडेशन जल्दी होता ही नहीं है। सेकेंडरी OH ग्रुप का जो ऑक्सीडेशन है बहुत ही टफ होता है, और प्राइमरी का ऑक्सीडेशन यहां पर हो जाता है। तो यहां पर अगला एक्सपेरिमेंट क्या है कि जो हमारा ग्लूकोज है, हमारा ये जो हमारा ग्लूकोज है, इसमें डाल दिया गया इस बार स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कंसंट्रेटेड वाला HNO3। ये हो गया हमारा पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया, पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया, ठीक है ना। तो ये क्या काम किया कि इसको भी ऑक्सीडाइज कर दिया, ये तो पहले से भी ऑक्सीडाइज हो रहा था, अब भी होगा। साथ ही साथ इसमें ये प्राइमरी OH ग्रुप था, ये वाला भी ऑक्सीडाइज हो गया। तो यहां पर बन क्या गया, यहां पर ये भी COH बन गया, यहां पर CHOH हॉल 4 रह गया। ये वाला ऑक्सीडाइज नहीं हुआ क्योंकि ये इसमें सभी OH सेकेंडरी OH ग्रुप है, ठीक है। और ये वाला भी ऑक्सीडाइज होकर के COH बन गया। इसको बोलते हैं ग्लूकैरिक एसिड। क्या बोलते हैं इसको, ग्लूकैरिक एसिड। यानी कि अगर ग्लूकोज लिए हम तो ग्लूकोज में कंसंट्रेटेड HNO3 डाले तो ग्लूकैरिक एसिड बना, और अगर एल्डोज जनरली लेंगे तो एल्डेरिक एसिड बनेगा। यानी कि एल्डोज अगर हम लेते कोई भी एल्डोज, अगर उसमें कंसंट्रेटेड हमें HNO3 डालते यहां पर, तो एल्डेरिक एसिड यहां पर बनता है, एल्डेरिक एसिड यहां पर बन जाता है, ठीक है। तो ये इस एक्सपेरिमेंट से क्या पता चला, इस एक्सपेरिमेंट से ये मालूम चल गया हम लोगों को कि यहां पर एक जो हमारे पास 2 COOH के ग्रुप यहां मिले हैं, तो इस एक्सपेरिमेंट से मालूम ये पड़ा कि एक COOH तो यहां पर एल्डिहाइड था इसलिए हो गया, तो पहले ही मालूम पड़ गया है। और दूसरा COOH मिला, इसका मतलब इसमें प्राइमरी OH ग्रुप जहां पर होगा वही यहां पर ऑक्सीडाइज होकर के COOH दे दिया होगा, क्योंकि सेकेंडरी OH ग्रुप का ऑक्सीडेशन जल्दी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अब यहां तो हो गया, अब कुछ बातें और मालूम करनी थी इसमें, ठीक है ना। चलिए 6 नंबर के एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं। फिलहाल इसको आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए फटाफट। अगला एक्सपेरिमेंट किया गया है, 6 नंबर का एक्सपेरिमेंट जो किया गया है वो किया गया है एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन। अब ये एसिटिक एनहाइड्राइड क्या होता है, जो एसिटिक एनहाइड्राइड होते हैं, यानी कि जो हम लिख रहे हैं यहां पर एसिटिक एनहाइड्राइड, तो एनहाइड्राइड का फंक्शनल ग्रुप होता है COOCO, ठीक है, बीच में O है, और इधर अगर CH3 लगा दिए तो CH3CO को यहां पर एसिटिक बोलते हैं, ठीक है ना। CH3COO एसिटिक, CO एसिटिक हो गया। इधर यहां पर CH3 लगा दी तो ये भी CH3CO क्या हो गया, एसिटिक हो गया। बीच में O लग गया तो यहां पर CH3COO COCH3, ये एसिटिक एनहाइड्राइड कहलाता है। इसको शॉर्ट में इसको AC लिख दे, इसको AC लिख दे तो ये हो गया AC2O। ये AC2O रहेगा तो यहां पर एसिटिक एनहाइड्राइड समझेंगे, बार बार इतना बड़ा स्ट्रक्चर बनाने से सही नहीं होता है उतना, ठीक है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर जो ना एसिटिक एनहाइड्राइड से यहां पर रिएक्शन करवाया गया है, ठीक है। तो यहां पर जो है CHO, यहां पर CHOH होल 4 है और यहां CH2OH है। जब इसका रिएक्शन एसिटिक एनहाइड्राइड से करवाया गया पेरिडीन के प्रेजेंस में, ये पेरिडीन क्या है, तो पेरिडीन यहां पर जो है ना, पेरिडीन का फॉर्मूला ये होता है, पेरिडीन हमारे पास कुछ ऐसा होता है, ठीक है, यहां पर N होता है, ठीक है। ये पेरिडीन जो यहां पर एज अ सॉल्वेंट काम करता है, सॉल्वेंट के रूप में यहां पर इस रिएक्शन में अप्लाई किया गया है, ठीक है। तो जब ये रिएक्शन होता है ना, तो बात यहां पर ये एनहाइड्राइड का यहां पर एक राज क्या है कि जब एनहाइड्राइड यानी कि कोई भी एनहाइड्राइड
एनहाइड्राइड अल्कोहल से रिएक्शन करता है, यानी कि एनहाइड्राइड OH ग्रुप से रिएक्शन करता है, जहां भी OH मिलेगा वो रिएक्शन कर लेगा और करके कन्वर्ट करता है, होता है ये ईस्टर में और प्लस कार्बोक्सिलिक एसिड में, कार्बोक्सिलिक एसिड में। मान लीजिए कोई यहां पर एनहाइड्राइड है, जैसे कि यहां पर CH3COOCO CS3 है, ये कोई एसिडिक एनहाइड्राइड है। अगर इसका रिएक्शन आप करवाते हैं, मान लीजिए CH3OH या फिर CH3OH ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, इससे अगर रिएक्शन करवाते हैं तो होता क्या, यहाँ पर एक CH3COO और इसका H CH3COOH बन जाएगा, ये CH3COOH यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। दूसरा CH3CO बन जाएगा, CH3CO बन जाएगा। गौर देखिए CH3COOR, ये CH3 और ये भी जो COOR ईस्टर है, ये COOH एसिड है। जब एनहाइड्राइड अल्कोहल से रिएक्शन करता है तो एक ईस्टर बनता है, यानी अल्काइल अल्कानोइड, जैसे यहाँ पर ये है मिथाइल एसीटेट है, मिथाइल इथानोइट है, यहाँ पर ये एसिटिक एसिड है। ये दो चीज हमें मिलता है, यानी एनहाइड्राइड को जब भी OH ग्रुप मिलेगा वो रिएक्शन करके ईस्टर बना देगा और कार्बोक्सिलिक एसिड निकाल देगा। तो यहाँ पर ये क्या होता है कि ये जब रिएक्शन करता है ना तो सारे OH ग्रुप यहाँ से रिप्लेस हो जाते हैं। आप तो देख रहे हैं यहाँ पर कि जैसे कि ये एनहाइड्राइड है, यहाँ से ये हाइड्रोजन लेकर के एसिड में कन्वर्ट हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पर वही है कि OH ग्रुप से सभी OH ग्रुप से हाइड्रोजन यहाँ निकलता है। तो होता क्या है यहाँ पर इस रिएक्शन में कि जब एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन करवाते हैं तो जितने भी OH है सब जगह पर यहाँ पर CHOAC, यहाँ पर हॉल 4 हो गया, एक हाइड्रोजन निकल गया, बदले में जो ये जुड़ेगा हमारे पास, ये जो जुड़ेगा बदले में, तो ये क्या है, इसी को हम लोग शॉर्ट में AC लिखे हैं, तो ये वाला पॉइंट इससे जुड़ जाएगा। और नीचे में जो यहाँ पर CH2OS था, यहां से भी हाइड्रोजन निकल करके ये AC जुड़ जाएगा। अब बाद बाकी जो मिलेगा वो हम लोग क्या मिलेगा, जो यहाँ पर AC एक ठो और है, उसमें ये हम लोग का हाइड्रोजन चल जाएगा, तो यहाँ पर एसिटिक एसिड मिलेगा। यहाँ पर क्या मिलेगा, CH3COO, यहाँ पर H मिलेगा। इसको शॉर्ट में हम लोग ACOH भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यानी कि जब यहाँ पर रिएक्शन हुआ ग्लूकोज का एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ pyridine के प्रेजेंस में, तो यहाँ पर एक ईस्टर मिला जिसमें देखा गया यहाँ पर कि 5 मोल, यानी कि 5 मोल जो हमारे पास है, 1 मोल ग्लूकोज लिया गया, उस ग्लूकोज ने 5 मोल यहाँ पर एसिटिक एनहाइड्राइड को कंज्यूम किया और रिएक्शन करने के बाद यहाँ पर जो हमारे पास प्रोडक्ट थे वो उन्होंने दिया। तो ये जो 5 मोल हमारे पास एसिटिक एनहाइड्राइड कंज्यूम हुए हैं, इसका सीधा साधा अर्थ यही होता है कि ग्लूकोज में 5 मोल यानी 5 OH ग्रुप होगा। अब 5 OH ग्रुप है, जरा बात को मिलाइए, ये एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन जो हुआ है ग्लूकोज का, तो वहां पर 5 मोल जो है एसिटिक एनहाइड्राइड कंज्यूम हुआ। अब 1 मोल एसिटिक एनहाइड्राइड कंज्यूम कब होता है, जब हमारे पास एक OH ग्रुप होता है, उसी में वो टूट फूट करके एकदम ईस्टर और एसिड बनने में लग जाता है। तो यहाँ 5 बार ईस्टर और एसिड बना है, यहाँ 5 बार बना है, ठीक है ना। तो इसका मतलब स्पष्ट है यहाँ पर कि इसमें OH ग्रुप 5 होंगे। अब पुराने वाले टॉपिक से बात मिलाइए, एक OH ऐसा था जो कि एसिड में कन्वर्ट हो गया था कंसंट्रेटेड HNO3 रिएक्शन करने के बाद, यानी कि एक OH हमारा प्राइमरी था, तो बाद बाकी क्या होंगे भाई साहब, सेकेंडरी होंगे, बाद बाकी क्या होंगे, सेकेंडरी होंगे। तो यानी कि इस एक्सपेरिमेंट में यहां पर स्पष्ट हुआ कि ग्लूकोज में टोटल OH की संख्या 5 है, जिसमें एक प्राइमरी है। ग्लूकोज में OH की संख्या कितनी है, 5 है, जिसमें एक क्या है, प्राइमरी है, ठीक है। तो यहां पर कंक्लूजन हम लोग लिखते हैं, तो ये कंक्लूजन जो आया, तो ग्लूकोज कंटेन 5 OH ग्रुप्स in which one is primary OH। ये तो बात जो लिखे हैं, ये तो पहले वाले एक्सपेरिमेंट से ही लिख दिए हैं, लेकिन टोटल OH ग्रुप कितने हैं, 5 है। वो कैसे मालूम पड़ा, यहाँ पर एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन के बाद ये मालूम पड़ गया कि ग्लूकोज में 5 OH ग्रुप है। तो देख लीजिए यहाँ पर ग्लूकोज के स्ट्रक्चर का धीरे धीरे पता चल रहा है। कैसे मालूम पड़ रहा है, तो एक्सपेरिमेंट करके मालूम पड़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ तक आपने नोट किया है, नोट नहीं किया तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग।
तो अब हमारा यहाँ पर फाइनल कंक्लूजन आया है सारे एक्सपेरिमेंट करके कि ग्लूकोज इज कंक्लूडेड टू हैव 5 अल्कोहलिक ग्रुप्स एंड 1 एल्डिहाइडिक ग्रुप्स। ग्लूकोज को इस तरह से कंक्लूड किया गया है कि इसमें 5 अल्कोहलिक ग्रुप यानी OH ग्रुप होते हैं और एक एल्डिहाइड ग्रुप होते हैं, ऑल ऑन डिफरेंट कार्बन एटम्स। ये सभी अलग अलग कार्बन पर होते हैं, 5 OH ग्रुप और एक एल्डिहाइड ग्रुप, ये सभी अलग अलग कार्बन पर होते हैं। एक एल्डिहाइड ग्रुप तो हो गया ऊपर में, बाद बाकी 5 जो हमारे पास यहाँ पर OH ग्रुप है वो 5 अलग अलग कार्बन पर होंगे। क्योंकि हमारा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर कैसा है, तो स्टेबल स्ट्रक्चर है। अब ये भी समझ लीजिए कि 2 OH ग्रुप, ये तो आप लोग पढ़े ही होंगे या फिर पढ़िएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कि एक अगर कार्बन से अगर 2 OH ग्रुप साथ में जुड़े हुए हों तो ये अनस्टेबल होता है, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की चांसेस होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक कार्बन से 2 OH ग्रुप नहीं रह सकता है, वो हमारे पास अनस्टेबल होता है। बट हमारे ग्लूकोज का स्ट्रक्चर स्टेबल है, इसलिए हम लोग यहाँ पर कंक्लूजन निकाले हैं कि यहाँ पर ग्लूकोज में जो है 5 OH ग्रुप 5 अलग अलग कार्बन पर बैठे हुए हैं। ठीक है, तो बीच वाले सभी कार्बन क्या होंगे, 2 डिग्री होंगे, लास्ट वाले कार्बन क्या होंगे, प्राइमरी कार्बन होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग को ये तक समझ में आ गया है। तब एक बेसिक यहाँ पर स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं हम लोग ग्लूकोज का। तो ग्लूकोज में क्या है कि 5 कार्बन का एक बैकबोन होता है, 5 कार्बन का एक बैकबोन होता है इस तरह से, जिस पर कि एक यहाँ पर एल्डिहाइड लगा होता है। ठीक है, एल्डिहाइड को आप लोग यहाँ पर फैला कर लिख सकते हैं, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H ऐसे लिख सकते हैं। बाद में यहाँ पर OH ग्रुप होते हैं 5 पर, सभी सेकेंडरी होते हैं। लास्ट में ये क्या है, प्राइमरी है। यहाँ पर हाइड्रोजन होता है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, यहाँ पर यहाँ सब हाइड्रोजन है। कायरल कार्बन इसमें कौन कौन है, ये कायरल कार्बन है, ये कायरल कार्बन है, ये कायरल कार्बन है और ये कायरल कार्बन है। ये ग्लूकोज का एक रफ स्ट्रक्चर यहाँ पर मिला। हालांकि ये स्ट्रक्चर अभी के हिसाब से तो बिल्कुल सही है, लेकिन स्टीरियोकेमिस्ट्री के अनुसार से इसके स्ट्रक्चर को मॉडिफाई किया गया है, स्टेबल फॉर्म में यहाँ पर किया गया है मॉडिफिकेशन, और ये मॉडिफिकेशन किया है फिशर ने। तो आइए, ये स्ट्रक्चर ग्लूकोज का हो गया है। यहाँ तो आप लोग नोट कर ही लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। लेकिन यहाँ पर हम लोग अभी तक अंत नहीं हुआ स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज का क्लास। हम लोग यहाँ पर अब पढ़ने वाले हैं फिशर प्रोजेक्शन, यानी कि फिशर नाम के साइंटिस्ट ने ग्लूकोज की स्टीरियोकेमिस्ट्री पर स्टडी किया और स्टडी करके ग्लूकोज के एक नए शेप को डिजाइन किया, नए स्ट्रक्चर को डिजाइन किया। आइए देखते हैं कि वो क्या है स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर फिशर प्रोजेक्शन की बात करें, अगर फिशर प्रोजेक्शन की हम लोग बात करें तो यहाँ पर क्या है, द एग्जामिनेशन ऑफ स्टीरियोकेमिस्ट्री। स्टीरियोकेमिस्ट्री केमिस्ट्री का वो ब्रांच है जिसमें कि कंपाउंड्स के स्टीरियो आइसोमर्स के रूप में उनका स्ट्रक्चर, एक्चुअल स्ट्रक्चर जो उनका होता है, उनका एग्जामिनेशन किया जाता है। कंपाउंड का जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है उनका एग्जामिनेशन किया जाता है, उसको स्टीरियोकेमिस्ट्री कहते हैं। तो ग्लूकोज की स्टीरियोकेमिस्ट्री का स्टडी किया था फिशर ने, और उन्होंने जो स्ट्रक्चर दिया वो क्या था, सुनिए। यहाँ पर ग्लूकोज में उन्होंने कहा कि यहाँ पर 6 कार्बन के बैकबोन होते हैं, जिसमें कि यहाँ पर एक हमारा एल्डिहाइड ग्रुप होता है। आप यहाँ पर एल्डिहाइड ग्रुप लिख लीजिए। 6 कार्बन का बैकबोन होता है, इस पर 6 कार्बन का बैकबोन तैयार किया गया है। इसमें 4 लाइन आप ड्रॉ कर लीजिए, 1 2 3 4 लाइन आप ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, ये कहलाता है कार्बन बैकबोन। ये क्या कहलाता है, कार्बन बैकबोन कहलाता है। ठीक है ना। अब यहां पर क्या करना है आपको, ऊपर से सभी, यहां पर सभी में आपको एक बगल OH डालना है। ठीक है ना। लेकिन आपको करना क्या है, ऊपर से तीसरे कार्बन, यानी कि ये 1 कार्बन हो गया पहला, ये दूसरा, ये तीसरा कार्बन पे जो OH होगा वो आपको लेफ्ट साइड में देना है। आपको तीसरा कार्बन पे जो OH होगा वो लेफ्ट साइड में देना है। थर्ड कार्बन को OH कहां पर, लेफ्ट साइड में डालना है। ये स्टीरियोकेमिस्ट्री की स्टडी कहती है, स्टीरियोकेमिस्ट्री की स्टडी ये कहती है कि थर्ड कार्बन का OH किधर रहेगा, लेफ्ट साइड में, बाकी सब राइट साइड में डाल दो। यहां पर ये भी OH, यहां पर तो OH दे दिए, ये भी OH, ये भी OH, और यहां पर लास्ट में CH2OH। आप इसको ऐसे लिख दीजिए क्योंकि ये कायरल कार्बन तो है नहीं। तो यहां पर बाकी को यहां पर हाइड्रोजन से भर दीजिए। ये हमारे पास जो स्ट्रक्चर है वो फिशर प्रोजेक्शन कहलाता है। ये कहलाता है फिशर प्रोजेक्शन, फिशर प्रोजेक्शन ये कहलाता है। ठीक है, तो ग्लूकोज के फिशर प्रोजेक्शन में यहां पर जो है, ग्लूकोज में 6 कार्बन का यहां पर बैकबोन दिया गया है, और 6 कार्बन के बैकबोन में यहां पर 4 लाइन ड्रॉ किए गए हैं, जिसमें कि तीसरे नंबर के कार्बन पर जो OH होगा वो लेफ्ट साइड में होगा, बाकी सब कार्बन, सब OH क्या होगा, सब कार्बन से OH राइट साइड में यहां पर जुड़ा हुआ होगा। तो ये हमारा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर कहलाता है, जिसमें आप देखते हैं कायरल कार्बन कौन कौन है, ये कायरल कार्बन है, ये कायरल कार्बन है, और ये कायरल कार्बन है, ये कायरल कार्बन है। प्यारे बच्चों,
कायरल कार्बन की, इसको अगर हम बात करें तो ये जो स्ट्रक्चर है ये हमारा कहलाता है प्लस डी ग्लूकोज, प्लस डी ग्लूकोज कहलाता है। यहां प्लस का अर्थ क्या है, तो प्लस का अर्थ है यहां पर डेक्स्ट्रो रोटेटरी से, प्लस का अर्थ क्या है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी से, यानी कि अगर ये कंपाउंड पीपीएल के प्लेन को राइट साइड में रोटेट करवाता है तो ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, और यहां पर ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है इसलिए ये प्लस डी ग्लूकोज है। तो ये यहां पर प्लस डी ग्लूकोज मात्र एक ही होता है। आप जरा देखिए यहां पर कि यहां पर नंबर ऑफ कायरल सेंटर जो है, यहां पर नंबर ऑफ कायरल सेंटर जो है यहां पर n इज इक्वल टू 4 है। और ऑप्टिकल आइसोमर्स की संख्या की बात करें तो अगर कायरल सेंटर की संख्या किसी कंपाउंड में अगर n होती है तो उसके ऑप्टिकल आइसोमर्स टू द पावर n होते हैं, माने उसकी टोटल स्टीरियोमर्स जो होते हैं, स्टीरियो आइसोमर्स वो कितने होते हैं, 2 टू द पावर n होते हैं। और यहां पर देख लीजिए 2 टू द पावर n है तो 2 का पावर कितना हो जाएगा 4, यानी 16 इसके टोटल स्टीरियो आइसोमर्स होंगे। इस अकेले ग्लूकोज का 16 स्टीरियो आइसोमर्स है, लेकिन आपको सुन के बहुत बड़ी हैरानी होगी कि उन 16 स्टीरियो आइसोमर्स में प्लस डी ग्लूकोज केवल यही एक ठो है, यानी प्लस डी ग्लूकोज यानी डेक्स्ट्रो रोटेटरी वाला ग्लूकोज, यानी पीपीएल को राइट साइड में रोटेट करवाने वाला ग्लूकोज केवल यही इकलौता है, बाकी कोई नहीं है। ये प्लस डी ग्लूकोज हो गया। अब डी क्या है, डी और एल क्या होता है, तो डी और एल की चर्चा तो आगे हम लोग करते रहेंगे, फिलहाल यहां पर बताते हैं कि ये जो नंबर यहां पर नीचे से जो ये सेकेंड कार्बन है, यानी पहला कायरल सेंटर जो है यहां पर नीचे से जो यहां पर सेकेंड कार्बन है, अगर उससे हमारा हाइड्रोक्सी ग्रुप जो है ये OH ग्रुप राइट साइड में है तो यहां पर डी लगेगा, और ये लेफ्ट साइड में है तो यहां पर एल लगेगा। अगर यहां पर नीचे से यहां पर दूसरा कार्बन जो OH है वो राइट साइड में है तो डी लगाना है, और लेफ्ट साइड में तो वो एल लगाना है। और जस्ट इसका हम अगर मिरर इमेज तैयार कर लें, अगर हम इसका यहाँ पर मिरर इमेज तैयार कर ले, अगर इसका मिरर इमेज हम यहाँ पर ड्रॉ कर ले, मिरर इमेज यहाँ पर देखें तो ये क्या बनेगा, तो ये बन जाएगा CHO तो रहेगा ऐसे ही, लास्ट में CH2OH तो इसको कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ पर देखिए इसमें क्या हो जाएगा, OH लेफ्ट चल जाएगा, यहाँ पर ये H हो जाएगा, यहाँ पर OH लेफ्ट चल जाएगा, ये H हो जाएगा, और यहाँ पर क्या होगा OH राइट साइड में जाएगा, यहाँ पर H हो जाएगा, और इसका क्या होगा OH यहाँ पर राइट में चल जाएगा यहाँ पर, और इसका H हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर इस कंपाउंड का जस्ट मिरर इमेज यहाँ पर तैयार किए हैं यहाँ पर, तो मिरर इमेज जो बना ये कहलाता है बाबू प्लस एल ग्लूकोज। ये प्लस एल ग्लूकोज होगा क्योंकि यहाँ पर सेकेंड नंबर कार्बन पर जो OH ग्रुप है वो किधर है, लेफ्ट साइड में। नीचे सेकेंड नंबर कार्बन में जो यहाँ पर OH ग्रुप है उसको देख करके एल और डी लगाया जाता है। बाकी बेसिकली हम लोग आगे की बात इसके आगे करेंगे। फिलहाल यहां तक आप लोग आज पढ़ लिए। यहाँ पर हमने फिशर प्रोजेक्शन तक पढ़ाया, यहाँ पर हमने बताया ग्लूकोज के स्ट्रक्चर का एविडेंस कैसे मिला, यहाँ पर कैसे ग्लूकोज का स्ट्रक्चर एक्सपेरिमेंटल डिसाइड किया गया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से लेकर कार्बन चेन से लेकर के कार्बोनिल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप, OH प्राइमरी, फिर 5 OH। तो टोटली हम लोग यहाँ पर जो है एक्सपेरिमेंट से यानी रिएक्शन से पता लगाए स्ट्रक्चर का कि ग्लूकोज का फाइनली फुल एंड फाइनल स्ट्रक्चर कैसा है। उसके बाद हमने यहाँ पर फिशर प्रोजेक्शन में ग्लूकोज की स्टीरियोकेमिस्ट्री पर स्टडी किया कि ग्लूकोज का रियल स्ट्रक्चर कैसा होता है। इसके बाद ग्लूकोज का एक और स्ट्रक्चर होता है बच्चों, साइक्लिक स्ट्रक्चर। तो क्या मन घबरा रहा है या खुश हो रहे हो कि नया चीज सोचने को मिलेगा, नया चीज देखने को मिलेगा, या फिर ऐसा तो नहीं और कितना स्ट्रक्चर यार, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, नया चीज सीखने को मिलेगा, बहुत मजा आएगा आपको। यहीं से आपको ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर मिलेगा, बहुत ही अच्छा लगेगा, बहुत ही मजा आएगा, और बायोमोलिक्यूल्स की क्लास में एक नया ही इंटरेस्ट आपको यहाँ पर लगने को मिलेगा। तो प्यारे बच्चों आज यहाँ तक के वीडियो को आप जो है यहाँ तक के टॉपिक को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से पढ़िए, बुक से अच्छे से मिलाकर पढ़िए, ठीक है, नोट्स बनाइए। और मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड टेक केयर। और हाँ, लाइक जरूर कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में।